लखनऊ में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के पास आदित्य हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी गुप्ता और डॉक्टर आयुषी ने क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य और उपचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने आर्थराइटिस और बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के प्राइमरी उपचार पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टरों ने बताया कि विशेषज्ञता और सेवा भाव से मरीजों की गंभीर बीमारियों में जान बचाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। उनकी निस्वार्थ सेवा और कठिन परिश्रम के कारण उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वे मुश्किल समय में लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। अब वो सेलफोन का यूजेज इतना हो जाता है, वो एडिक्शन की तरह काम करता है। जैसे एडिक्शन होता है नॉर्मल, वैसा एडिक्शन की तरह काम करता है वो। अगर बच्चे से सेलफोन ले लिया जाता है, बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को मारने लग जाता है, जमीन में लेट जाता है, या फिर अगर बच्चा जो है ये 16-17 साल का टीनेजर है, वो तो जो है बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है अपने आप को और पेरेंट्स को भी। स्कूल जाना बंद कर देता है, घर में ही रहना पसंद करता है, अपने आप को कमरे में बंद कर देता है, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दो तरीके से होते हैं। एक जो होता है जो है जन्मजात होता है, जो है इनहेरिट होता है। दूसरा होता है सेलफोन एडिक्शन की वजह से। तो सेलफोन एडिक्शन की वजह से कैसे होता है कि छोटा बच्चा है, अभी 1 साल का बच्चा है, वो रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मम्मी ने दे दिया मोबाइल, राइम सुना रही है, बच्चे को पसंद आ रहा है, तो बच्चे का लैंग्वेज डिले हो जाता है, डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, वो ऑटिस्टिक बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाता है, अपने आप में रहना पसंद करता है, लोगों से बातचीत नहीं करता है, शब्द बोल नहीं पाता है, खाना पीना सिलेक्टिव हो जाता है, टेंट्रम दिखाता है, मोबाइल के बिना उसका काम नहीं चलता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए और थेरेपी बच्चों की जरूर करवानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे कोई बात नहीं, मोबाइल की तो बात है, बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, सिचुएशन और वर्स हो जाती है। फिर पहले तो जो है वर्चुअल ऑटिज्म अगर एक नया टर्म दिया गया है, हम लोग ये डायग्नोस करते हैं, पर आगे चल के तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट भी इम्पॉसिबल हो जाता है। 15-15 साल के ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं जिनका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। हम लोग खुद स्ट्रगल करते हैं कि हम कैसे उनको ट्रीट कर सके, कैसे थेरेपी दे सके। हाँ मैम, जैसे कि बात हम करें, आपने बच्चों को लेके ये चीजें बताई, तो मैम जैसे पेरेंट्स प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा मतलब पेरेंटिंग स्टाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को जितना ज्यादा एक्सपोजर दे सके। जैसे याद करिए, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता हूँ, ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन, आद्या हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ से। आज हम लोग बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में और कंधे कमर दर्द के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये क्यों होता है, साधारण क्या क्या कारण है इन बीमारियों के होने के, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसमें रिसेंट एडवांसेस क्या क्या है। तो बात करते हैं घुटने के दर्द के बारे में। तो घुटने का दर्द साधारणतः ओस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। और भी कारणों से घुटना का दर्द हो सकता है, चोट लग जाने की वजह से या अन्य बीमारियां हो जाने से की वजह से, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, किसी भी ट्यूमर से, टीबी से या लिगामेंट इंजरी से, इन सभी कारणों से भी घुटने का दर्द हो सकता है। लेकिन साधारणतः घुटने का दर्द जो है ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। और इसमें जो है इसके लक्षण मुख्यतः जो होते हैं, इसमें पेन होता है, पेन होना, चलने में दिक्कत होना, लंगड़ा कर चलना या सूजन हो जाना, घुटने के ऊपर या घुटने से थोड़ा नीचे भी दर्द हो सकता है, काफ मसल पेन या थाई मसल में भी पेन हो सकता है। ये इसके साधारण लक्षण हैं। इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं घुटने का दर्द जो ओस्टियोआर्थराइटिस रहता है, उसके बारे में बात करूं तो बेसिकली साधारण सा एक्सरे करने से भी ये डायग्नोसिस इसका किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है? तो साधारणतः वैसे तो पहले
50-60 प्लस फीमेल्स जो होती थी उसमें होता था ये सारा ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया। बट अभी यंगर जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अगर कारणों की बात करें किस किस कारण से हो जा रहे हैं, तो अभी ये लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है, जिसमें कि केमिकल्स रहित, केमिकल वाला खाना खाना, समय पे सोना नहीं, समय पे उठना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, ये सारे मुख्यतः कारण हैं। एजिंग भी एक कारण है जो कि एज रिलेटेड है, डिजेनरेटिव डिजीज ये कहलाता है। तो उस केसेस में ये बीमारी ज्यादा उम्र जैसे 70-80s में होता है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो, आपको कोई अन्य बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज है, आपको किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, तो ये बीमारी आपको उम्र से पहले, समय से पहले 30-40 में भी हो सकता है। इसमें साधारणतः जो लिगामेंट होता है मेनिस्कस वो घिस जाता है। इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको कुछ लोग ग्रीस बोलते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों सरफेस, फीमर का सरफेस और टिबिया का सरफेस वो घिसने लगता है। तो आपस में घर्षण होती है हड्डियों की और इसमें आपको जो है दर्द होता है। एक आपको इसमें दिखाएंगे तो ये जो फीमर है और ये टिबिया है, तो इसमें बीच का जो लिगामेंट है ये घिस जाता है और इसके कारण जो ये दोनों सरफेसेस आपस में टच करते हैं, घिसावट होता है तो दर्द होता है। सर जैसे कि हम बात करें सर आज से 20 साल पहले के ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में और सर आज के जैसे न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ सर आप उपचार कर रहे हैं, उसमें सर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। पहले जो ट्रीटमेंट होता था इसके लिए साधारण ट्रीटमेंट, जैसे पेन हो रहा है तो कुछ पेन किलर साधारण देते हैं, कुछ सिकाई करना, किसी तरह का क्रीम लगाना, दर्द निवारक क्रीम, कुछ एक्सरसाइजेस होते थे। अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो फिर घुटने में स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता था। लेकिन और ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन पूरी दुनिया में भी दिया जाता था। लेकिन अब इससे रिसेंट एडवांसेस इसमें ये आया है कि अब उससे बढ़िया और उससे अच्छा, उससे बेहतर इंजेक्शन आया है जिसके साइड इफेक्ट स्टेरॉइड वाले नहीं हैं और इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम दूसरे इंजेक्शंस की बात करें तो उसमें आता है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये महंगा रहता है। लेकिन इससे भी एक एडवांस रिसेंट ट्रीटमेंट आया है, वो है PRP ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी का टाइप है ये और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। PRP ट्रीटमेंट पेशेंट के अपने शरीर के खून से बनाया जाता है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर इसे सावधानी पूर्वक एसेप्टिक कंडीशन में एक एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा लगाया जाए। ये कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ये 3-4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका खून कितना मजबूत है, उसके अनुसार इसकी एफिकेसी होती है। साधारणतः बात करें अगर 100 लोगों में लगाया जाए तो ये लगभग 95-98% तक रिजल्ट देता है। कुछ ही घुटने जैसे 2 से 5% घुटने में ये फायदा नहीं करता, जो कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, जिसमें स्ट्रक्चरल लॉस भी हो चुका है, वायरस डिफॉर्मिटी, पैर बहुत टेढ़ा हो चुका है। उस केसेस में PRP उतना काम नहीं कर पाता, तो उस केसेस में हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं जिसमें कि टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, घुटना बदला जाता है। बट PRP इंजेक्शन ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इवन ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में अच्छा कामगार साबित होता है। लंबे समय तक बिना ऑपरेशन का इसका पेन को मैनेज किया जा सकता है बिना किसी केमिकल से, PRP इंजेक्शन से, जो कि पेशेंट के अपने खून से बनाया जाता है और बहुत ही कम समय में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके 3 से 4 इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। मैं